Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Law Gate syllabus of PPC and we were discussing chapter 16. In today's video we are going to discuss the topic of hurt and its kinds. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 16 में डेफिनेशन क्लॉजेस को डिस्कस किया था और उसके साथ कत्ल और उसकी काइंड्स देखी थी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 332 से। सेक्शन 332 डिफाइन करता है हर्ट को। सो हूएवर causes pain, harm, disease, infirmity or injury to any person or impair, disable or dismember any organ of the body or the part thereof any person without causing his death is said to cause hurt. अब डेफिनेशन से जाहिर हो रहा है कि हर्ट का पहला इंग्रेडिएंट क्या है कि अगले बंदे की डेथ कॉज नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ उसको बॉडीली इंजरीज कॉज करनी है। कैसी इंजरी? यानी कोई भी ऐसा पेन, कोई भी ऐसा जख्म, कोई भी ऐसी डिजीज या कोई भी ऐसी वीकनेस या इंजरी किसी बंदे को कॉज करना जो कि इंसानी जिस्म को किसी भी तरह से मुतासिर कर रहा हो। यानी कि बॉडी के कोई भी ऑर्गन है उसको वो अलहदा कर देना या उसको डिसेबल कर देना, उसके फंक्शनिंग पावर को जो है वो ख़त्म कर देना। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे को ऐसी इंजरी कॉज करता है तो उसको हम कहते हैं वो क्या है? हर्ट है। अब हर्ट की डिफरेंट काइंड्स बताई गई हैं इस सेक्शन के अंदर। सबसे पहली काइंड है हर्ट की इतलाफे उजू। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड काइंड के ऊपर जो कि है इतलाफे सलाहियत उजू। अब ये नाम से ही जाहिर है, हम इनको जब डिस्कस करेंगे। तीसरी काइंड है हमारे पास शजा। शजा के बाद आ जाता है हमारे पास जरा और ऑल अदर काइंड्स ऑफ दी हर्ट जो कि इस चैप्टर में बताई गई हैं। हम वन बाय वन इन तमाम काइंड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इतलाफे उजू की तरफ। सेक्शन 333। इतलाफे उजू नाम से ही जाहिर है कि तल्फ कर देना, उजू को तल्फ कर देना, अलहदा कर देना। अब किस तरह से अलहदा करना या किस तरह से तल्फ कर देना? सो हूएवर डिसमेंबर्स, एम्प्यूटेट्स, स्वेयर्स एनी लिम्ब और ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन इज सेड टू कॉज इतलाफे उजू। यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी दूसरे पर्सन के बॉडी के किसी भी ऑर्गन को, जिस्म के किसी भी हिस्से को काट कर अलहदा कर देता है, फॉर एग्जाम्पल हाथ काट देना, नाक काट देना, आंख निकाल देना, उस बंदे की टांग काट देना, यानी कि पूरी बॉडी में से किसी भी ऑर्गन को बॉडी से अलहदा कर देना, बिल्कुल ही काट कर फेंक देना, उसकी फंक्शनिंग को ख़त्म कर देना। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, अब बॉडी में आप हाथ काट देते हो, बिल्कुल ही अलहदा कर देते हो, या उसकी टांग काट देते हो, तो वो क्या है? वो आता है हर्ट की कैटेगरी इतलाफे उजू के अंदर। सो अब अगर कोई पर्सन ये इतलाफे उजू कमिट करता है तो सेक्शन 334 के अकॉर्डिंग वो कौन कौन सी पनिशमेंट के लिए लायबल होगा? नंबर 1 किसास पनिशमेंट। अगर किसास पनिशमेंट कहीं पर एनफोर्सेबल नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, तो फिर वो लायबल होगा अर्श के लिए। और लास्ट में ताज़ीर पनिशमेंट में उसको 10 साल की इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। सो ये आ गई हमारे पास पहली काइंड। अब आ जाते हैं इतलाफे सलाहियत उजू। नाम से ही जाहिर है कि उजू की सलाहियत को तल्फ कर देना। अब यहाँ पर पूरा का पूरा ऑर्गन निकाल कर अलहदा नहीं करना, बल्कि उस ऑर्गन की फंक्शनिंग पावर को ख़त्म कर देना। So, whoever destroys or permanently impairs the functioning power or capacity of an organ of the body of another person or causes permanent disfigurement is said to cause इतलाफे सलाहियत उजू। अब ये सेक्शन हमें क्या कह रहा है कि अगर आप किसी पर्सन की बॉडी के किसी भी ऑर्गन को
परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हो, यानी कि उस ऑर्गन को बिल्कुल बॉडी से अलहदा नहीं करते बल्कि उस ऑर्गन की काम करने की सलाहियत को ख़त्म कर देते हो, उस ऑर्गन की वर्किंग पावर को ख़त्म कर देना, जो उसका फंक्शन है उसको ख़त्म कर देना। यानी कि आप इंजरी इस तरह से कॉज कर रहे हो, लेट सपोज आपने किसी के हाथ पे इस तरह से इंजरी कॉज की है कि उस हाथ को बॉडी से अलहदा नहीं किया, लेकिन वो हाथ अब काम करने के काबिल नहीं रहा। सो इतलाफ़ सलाहियत उज़ू और इतलाफ़ उज़ू में क्या डिफरेंस आ गया? इतलाफ़ उज़ू ऑर्गन को तल्फ कर देना, उज़ू को तल्फ कर देना, और इतलाफ़ सलाहियत उज़ू के ऑर्गन की जो कैपेबिलिटी है, जो उसकी वर्किंग पावर है, उसको ख़त्म कर देना। सो इसकी पनिशमेंट क्या है? सेक्शन 336 के अकॉर्डिंग वही सेम पनिशमेंट किसास है। अगर किसास एप्लीकेबल नहीं है तो वहां पर अर्श होगा, और उसके साथ साथ ताज़ीर पनिशमेंट में 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरी काइंड के ऊपर। थर्ड काइंड है सजा। सजा सेक्शन 337 के अकॉर्डिंग क्या है कि हु एवर कॉजेज on the head or face of any person any hurt which does not amount to इतलाफ़ उज़ू और इतलाफ़ सलाहियत उज़ू is said to cause सजा। अब सजा को डिफाइन करते हुए क्या कहा है कि यहाँ पर हेड और फेस के ऊपर जितनी भी इंजरीज हैं, यहाँ पर अपर बॉडी पोर्शन इन्वॉल्व है, लोअर बॉडी पोर्शन इन्वॉल्व नहीं है। पूरी बॉडी के ऑर्गन्स की बात नहीं की गई, बल्कि फेस के ऊपर अब चाहे आंखें निकाल देना, कान में कोई इंजरी कॉज कर देना, सर में कोई इंजरी कॉज कर देना, दिमाग में कोई इंजरी कॉज कर देना, तो वो तमाम किसकी कैटेगरी में आती हैं? वो सजा की कैटेगरी में आती हैं। अब सेक्शन 337 के अकॉर्डिंग सजा की डिफरेंट काइंड्स बताई गई हैं। सो हम वन बाय वन उनकी काइंड्स को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 337 ने क्या कहा? द फॉलोइंग और द काइंड्स ऑफ सजा नेमली। अब पहली काइंड क्या है? सजा खफीफा। उसके बाद आ जाती हैं दूसरी काइंड है सजा मुदीहा। तीसरी काइंड है हमारे पास सजा हाशिमा। अब ये नाम से ही जाहिर हैं, हम इनको जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी क्या क्या डेफिनेशन है। उसके बाद है सजा मुनाकिला। नेक्स्ट है हमारे पास सजा अमा, और उसके बाद लास्ट है हमारे पास सजा दमीगा। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ इनकी पनिशमेंट्स को भी देखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास सजा खफीफा। सजा खफीफा क्या है? विदाउट एक्सपोजिंग द बोन ऑफ द विक्टिम इज सेड टू कॉज सजा खफीफा। अब सजा खफीफा में क्या है कि स्लाइट सी इंजरीज, यानी कि मामूली सा जख्म कि आपकी बोन एक्सपोज नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ स्क्रैचेस हैं आपके फेस के ऊपर या आपके हेड के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ स्क्रैचेस हैं, और उन स्क्रैचेस से आपकी बोन विजिबल नहीं है। सो अगर कोई पर्सन किसी को सजा खफीफा कॉज करता है, सिर्फ और सिर्फ इंजरीज ऐसी हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रैचेस हैं, मामूली सा जख्म है, तो उसकी सजा क्या है? दमन, और दमन के साथ 2 ईयर्स की पनिशमेंट है, 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है। अब दमन क्या है वो हम ऑलरेडी डेफिनेशन क्लॉजेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि वो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो कोर्ट की तरफ से डिटरमिन की जाती है। उसके बाद आ जाते हैं सजा मुदीहा के ऊपर। बाय एक्सपोजिंग द बोन ऑफ द विक्टिम विदाउट डिसलोकेटिंग इट। अब जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे तो इंजरीज मजीद स्वेयर होती जा रही हैं। अब बॉडी के ऊपर स्क्रैचेस तो हैं, सॉरी फेस और हेड के ऊपर स्क्रैचेस तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी बोन भी विजिबल है। सो जहां पर बोन विजिबल होगी तो उसकी पनिशमेंट क्या है? अर्श पनिशमेंट के साथ ताज़ीर पनिशमेंट में 5 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है। उसके बाद आ जाते हैं सजा हाशिमा के ऊपर। अब सजा हाशिमा क्या कह रहा है? बाय फ्रैक्चरिंग द बोन ऑफ द विक्टिम विदाउट डिसलोकेटिंग इट। अब यहाँ पर क्या है कि बोन विजिबल तो है, लेकिन उसके साथ साथ बोन फ्रैक्चर भी हो गई है, हड्डी क्रैक भी हो गई है, फेस की या हेड की। तो अगर कहीं पर किसी ने आपको ऐसी इंजरी कॉज की है जहां पर फ्रैक्चर हो गया है, तो उसकी पनिशमेंट क्या है? सजा हाशिमा की पनिशमेंट है 10% ऑफ द दियत,
और उसके साथ हमारे पास ताज़ीर पनिशमेंट में है 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ पर हमने क्या कहा, बोन फ्रैक्चर हुई है लेकिन डिसलोकेट नहीं, अपनी जगह से अलहदा नहीं हुई, वो अपनी जगह से मुंतकिल नहीं हुई। लेकिन उसके साथ अगर हम नेक्स्ट काइंड के ऊपर चले जाएं, शजय मुनाकिला, नाम से ही जाहिर है, by causing the fracture of the bone of the victim and by thereby bone is dislocated। फ्रैक्चर तो हुआ लेकिन उसके साथ साथ बोन डिसलोकेट भी हो गई, मुंतकिल भी हो गई। तो जहां पर डिसलोकेशन हो गई है तो वहां पर पनिशमेंट क्या है? सो शजय मुनाकला की पनिशमेंट है 15% ऑफ दी दियत और उसके साथ 10 ईयर्स की ताज़ीर पनिशमेंट है। नेक्स्ट है शजय अमा, इसकी क्या पनिशमेंट है? सॉरी, ये क्या है? बाय कॉजिंग द फ्रैक्चर ऑफ द स्कल ऑफ द विक्टिम सो दैट द वुंड टचेस द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन। अब यहाँ पर आपका स्कल, जो खोपड़ी है, वो फ्रैक्चर हो गई है लेकिन आपका जो ब्रेन है वो डैमेज नहीं हुआ। सो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्कल फ्रैक्चर हुआ है तो उसकी पनिशमेंट क्या है? 1/3 ऑफ द दियत और उसके साथ 14 ईयर्स की ताज़ीर पनिशमेंट है। लास्ट है हमारे पास शजय दमीगा, इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है? बाय कॉजिंग द फ्रैक्चर ऑफ द स्कल एंड द वुंड रप्चर्स द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन। अब स्कल तो फ्रैक्चर हुआ है लेकिन यहाँ पर आपका जो ब्रेन है वो भी डैमेज हो चुका है। पिछले वाले में ब्रेन बच गया था लेकिन यहाँ पर ब्रेन भी डैमेज हो रहा है, तो इस किस्म के हर्ट की पनिशमेंट क्या है? 1/2 ऑफ दी दियत है और उसके साथ साथ 14 ईयर्स की ताज़ीर पनिशमेंट है। सो ये सजा की 6 काइंड्स थी। शजय खफीफा, मामूली सा जख्म, सिर्फ और सिर्फ स्क्रैचेस, बोन विजिबल नहीं है। शजय मुदीहा क्या कहती है कि स्क्रैचेस इस तरह से हैं कि आपकी बोन भी विजिबल हो रही है। हाशिमा ने क्या कहा? बोन विजिबल है और साथ ही साथ फ्रैक्चर हुई है लेकिन डिसलोकेट नहीं हुई। मुनाकला में बोन फ्रैक्चर भी हो गई और डिसलोकेट भी हो गई। अमा में आपका स्कल फ्रैक्चर है, ब्रेन डैमेज नहीं हुआ। लेकिन लास्ट है जो शजय दमीगा, उसमें आपका स्कल भी फ्रैक्चर है और साथ में ब्रेन भी डैमेज हो चुका है। सो ये सजा की 6 इंपॉर्टेंट काइंड्स हैं, इनकी हमने साथ ही साथ पनिशमेंट्स को भी देख लिया। उसके बाद आ जाते हैं हर्ट की तीसरी काइंड के ऊपर, जो कि है जरा। अब जरा को किस तरह से डिफाइन किया है सेक्शन 337 में? whoever causes on any part of the body of the person other than head or face a hurt which leaves a mark of the wound whether temporary or permanent is said to cause जरा। अब यहाँ पर हेड और फेस की बात नहीं की बल्कि जो आपके लोअर बॉडी पार्ट्स हैं उनके ऊपर इंजरीज को डिस्कस किया गया है। जरा क्या है? अपर पोर्शन के अलावा जो लोअर बॉडी पोर्शंस हैं, जो लोअर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी हैं, उनके ऊपर अगर कोई इंजरी कॉज होती है, चाहे वो टेम्परेरी या परमानेंट तौर पर उसको डिसफंक्शनल कर दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं जरा। जरा की फर्दर 2 काइंड्स हैं हमारे पास, जायफा और गैर जायफा। जायफा को किस तरह से डिफाइन किया है? सेक्शन 337C, whoever causes jara in which the injury extends to the body cavity of the trunk is said to cause जायफा। अब जायफा में हर्ट क्या है कि वो सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडीज के ऊपर कोई इंजरीज कॉज की गई हैं, यानी कि जख्म इतना गहरा है कि वो सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। यहाँ पर बोन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी के ऊपर इंजरीज कॉज हुई हैं, तो उसको हम कहते हैं जायफा। जायफा की पनिशमेंट क्या है? 1/3 ऑफ दी दियत है, यानी कि अर्श किस तरह से लाइबल होगा? 1/3 ऑफ दी दियत है। अर्श हमने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ दी दियत होता है। सो 1/3 ऑफ दी दियत के साथ 10 ईयर्स की ताज़ीर पनिशमेंट है। उसके बाद आ जाते हैं जरा की सेकंड काइंड के ऊपर, जो कि है गैर जायफा। सेक्शन 337E, whoever causes the जरा which does not amount to the जायफा। अब सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व नहीं है, उसके अलावा अगर कोई इंजरीज कॉज हो रही हैं लोअर बॉडी ऑर्गन्स पे, तो वो है गैर जायफा। गैर जायफा की फर्दर हमारे पास 6 काइंड्स हैं। सबसे पहले है गैर जायफा दामिया, उसके बाद है बदीहा, उसके बाद है मुतलाहिमा, नेक्स्ट है हमारे पास मुदीहा। 5 काइंड है हमारे पास हाशिमा,
और लास्ट है हमारे पास मुनाकिला। अब इनकी भी वही सेम डेफिनेशन है जो हम सजा में डिस्कस करके आ चुके हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं जो डिफरेंट काइंड्स हैं उनकी क्या क्या डेफिनेशन है। सो इनकी साथ साथ पनिशमेंट्स को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास गैर जायफा दामिया, इन विच द स्किन इज रप्चर्ड एंड ब्लीडिंग अकर्स इज सेड टू कॉज दामिया। अब यहाँ पर क्या है कि स्किन रप्चर हो चुकी है, स्किन फट चुकी है और स्किन के रप्चर होने के साथ ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर किसी बोन की विजिबिलिटी का कंसेप्ट नहीं है, किसी बोन के फ्रैक्चर होने का कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मामूली सा जख्म है, स्किन फटी है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। अब गैर जायफा दामिया की हमारे पास पनिशमेंट क्या है, दमन, और इसके साथ 1 ईयर की ताजीर पनिशमेंट है। उसके बाद सेकंड काइंड है बदीहा, इन विच by cutting or incising the flesh without exposing the bone। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल इंजरीज की बात की गई है कि सिर्फ और सिर्फ कट लग चुका है, यहाँ पर बोन एक्सपोज नहीं हो रही, हड्डी नजर नहीं आ रही, फ्रैक्चर नहीं हुई, डिसलोकेट नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ कट लगा है। सो इसकी पनिशमेंट हमारे पास क्या है, दमन के साथ साथ 3 इयर्स की ताजीर पनिशमेंट है। नेक्स्ट काइंड है हमारे पास मुतलाहिमा। मुतलाहिमा कहते हैं बाय लेसिरेटिंग द फ्लैश इज सेड टू कॉज मुतलाहिमा। अब यहाँ पर क्या है कि आपने किसी बंदे को इंजरी इस तरह से कॉज की है कि बिल्कुल उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, ऑर्गन को बिल्कुल इस तरह से इंजरी कॉज करना कि बिल्कुल एक तरह से कीमा बन जाना जिसको हम कहते हैं। सो अगर कोई मुतलाहिमा की इंजरी किसी को कॉज करता है तो उसकी पनिशमेंट है दमन के साथ 3 इयर्स की ताजीर है, 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट है। उसके बाद आ जाते हैं मुदीहा के ऊपर। अब मुदीहा में जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि बोन एक्सपोज हो रही है, इंजरी इतनी स्वेयर है कि हड्डी नजर आ रही है। सो जहां पर बोन एक्सपोज हुई है तो वहां पर दमन के साथ साथ 5 इयर्स की ताजीर पनिशमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास हाशिमा। अब जैसे जैसे हमने कहा था आगे बढ़ते हैं तो इंजरीज मजीद स्वेयर होती जा रही हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बोन एक्सपोज तो हुई है लेकिन उसके साथ साथ फ्रैक्चर भी हो गई है, लेकिन डिसलोकेशन नहीं हुई। सो जहां पर बोन फ्रैक्चर हुई है तो दमन के साथ साथ 5 इयर्स की ताजीर पनिशमेंट है। लास्ट है मुनाकिला, वही सेम जो सजा में डिस्कस किया था, बोन फ्रैक्चर भी हुई और उसके साथ साथ डिसलोकेट भी हुई। सो जहां पर बोन डिसलोकेट हो गई है तो वहां पर आपके पास 7 इयर्स की दमन के साथ ताजीर इम्प्रिजनमेंट है। सो हमने तीसरी काइंड देखी जरा, जरा की फर्दर 2 काइंड्स हैं, जायफा, गैर जायफा, गैर जायफा की फर्दर 6 काइंड्स हैं जो कि बिल्कुल सेम टू सेम सजा की काइंड्स की तरह ही हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम अदर काइंड्स ऑफ हर्ट के ऊपर। सो चैप्टर 16 के अंदर अदर काइंड्स ऑफ द हर्ट में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। अब सबसे पहली बात है कि अगर रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के थ्रू आपको कोई हर्ट का कॉज होता है तो उसकी क्या पनिशमेंट है। सो यहाँ पर कहा गया है कि आपके किसी रैश या नेग्लिजेंट एक्ट के थ्रू या नेग्लिजेंट ड्राइविंग के थ्रू अगर किसी पर्सन को कोई हर्ट कॉज हो रहा है तो जिस काइंड का हर्ट कॉज हुआ है, जिस किस्म का हर्ट कॉज हुआ है, उस हर्ट की पनिशमेंट के साथ साथ ताजीर पनिशमेंट में 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट उस पर्सन को दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग हर्ट बाय मिस्टेक। अगर मिस्टेक के थ्रू किसी पर्सन को आप कोई हर्ट कॉज करते हो, यानी कि इंटेंशन आपकी इन्वॉल्व नहीं है, खता से अगर किसी पर्सन को कोई हर्ट कॉज हुआ है तो वो अर्श और दमन के लिए लाइबल होगा, यानी कि जिस काइंड का हर्ट उसे कॉज हुआ है उस काइंड की जो पनिशमेंट है वो उसको दी जाएगी। उसके बाद है कि अगर कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन, कि पॉइजन के थ्रू अगर आप हर्ट कॉज कर रहे हो, यानी कि अगर आप किसी पर्सन को कोई इंटॉक्सिकेटेड चीज़ दे रहे हो या उसको कोई ड्रग्स वगैरह दे रहे हो या कोई पॉइजन वगैरह दे रहे हो जिससे आपकी इंटेंशन क्या है कि उस पर्सन को हर्ट कॉज करना है, तो जिस तरह का हर्ट कॉज हुआ है उस हर्ट की अपनी अलग से पनिशमेंट होगी और उसके साथ साथ ताजीर पनिशमेंट में 10 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट है।
उसके बाद है पनिशमेंट फॉर अदर हर्ट, यानी कि इन सब के अलावा अगर और कोई काइंड ऑफ हर्ट है जिससे इंसानी जिंदगी को किसी भी तरह से नुकसान पहुंच रहा है, इंसानी जिंदगी खतरे में है और आपको इतनी सिवियर बॉडीली इंजरीज हुई हैं कि 20 डेज तक वो इंजरी सस्टेन रही हैं, तो जिस तरह की इंजरीज कॉज हुई हैं यानी कि जिस तरह का हर्ट कॉज हुआ है उसकी अपनी पनिशमेंट के साथ साथ आपको 7 ईयर्स की ताजीर पनिशमेंट भी बताई गई है, यानी कि उस हर्ट के लिए तो आप लायबल होगे लेकिन साथ ही साथ 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट भी होगी। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन हर्ट और उसकी काइंड्स के ऊपर। इसी के साथ हमारा चैप्टर 16 कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।